अचीवमेंट्स देखिए ब्रिक्स की, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो कि क्रिएट किया गया था 6 ब्रिक्स समिट के दौरान ब्राज़ील में। ये ऑन द लाइन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की लाइन में क्रिएट किया गया था, और चाइना इसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, फॉलोड बाय इंडिया। जो इसके रिज़र्व हैं 10 बिलियन डॉलर है, वो कि कम्बैट करने के लिए पेंडेमिक के लिए रखे गए हैं। और ओवरऑल पोर्टफोलियो देखा जाए और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में देखा जाए तो 20 बिलियन डॉलर है। इस पे कुछ हम ये डाटा देख लेते हैं। जो ब्रिक्स हैं वो 50% वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, 42.58% वर्ल्ड पॉपुलेशन को, 26.6% लैंड एरिया को, 23.2% वर्ल्ड जीडीपी को, 14.91% इसमें आईएमएफ को क्वार्टर है, और 13.25% इसमें वर्ल्ड बैंक का वोटिंग पावर है। ब्रिक्स अब ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं हम। जो ये 2001 में ये आइडिया साइटेड हुआ था गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट में, और सितंबर 2006 में जो फॉरेन मिनिस्ट्री मीट इन न्यूयॉर्क सिटी, और जून 2009 में इसकी फर्स्ट ऑफिशियल सबमिट हुई थी रशिया में, और दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन करा था। फिर हम ये देख लेते हैं 10 बिलियन इसमें पैंडेमिक के लिए रखा हुआ है, 20 बिलियन है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए। 62 लार्ज प्रोजेक्ट हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ में, विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द इस बैंक्स की रीजनल ऑफिसेस भी हैं। जो बैंक है ये करंटली प्रिपेयर कर रहा है न्यू मेंबर्स को एक्सेप्ट करने के लिए, लाइक उरुग्वे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और फिलीपींस, दस एक्सपेंडिंग इट्स ग्लोबल फुटप्रिंट। इंडिया है वो मेन ब्रिक्स कंट्री हैं बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक, और लार्जेस्ट बेनिफिशरी है नेशनल डेवलपमेंट बैंक के लोन्स का। कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट भी है जो कि प्रोवाइड करता है म्यूचुअल फाइनेंशियल सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को। मेडिकल कॉपरेशन भी है ऊफा डिक्लेरेशन के साथ, जो कि अडॉप्ट किया गया था 7th समिट में 2015 में, और उसने एक एग्रीमेंट को भी इंक्लूड करा था ताकि वह वर्क कर सकें, प्रिवेंट कर सकें इन्फेक्शियस डिसीज़ को। ऑल्सो एक प्रपोजल भी है ताकि सेट कर सके ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, और ये इंडोर्स किया गया था 10 समिट 2018 के दौरान। जो ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फ्रेमवर्क प्रोग्राम है ये पायनर किया गया था 2015 में, ताकि साइंटिस्ट को हेल्प कर सके, रिसर्चर को हेल्प कर सकें, वे कनेक्ट रह सकें और इफेक्टिवली एक्सचेंज कर सकें अपनी फाइंडिंग्स को, और बेटर फैसिलिटेट कर सके कॉमन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स कोविड-19 और एक्सपेंडिंग रिसर्च। ओवर द पास्ट 5 ईयर्स इंट्रा ब्रिक्स जो एक्सपोर्ट है वो ग्रू करा गया है 45%, और जो शेयर है इंट्रा ब्रिक्स एक्सपोर्ट इन टोटल ब्रिक्स इंटरनेशनल ट्रेड वो 7.7% से लेकर 10% तक बढ़ चुका है। जो अदर एरियाज़ हैं जैसे कि ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स भी है, जो कि एक स्टेप है टुवर्ड्स कॉपरेशन बिटवीन सेंट्रल बैंक्स और अदर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है और नेशनल पेमेंट सिस्टम के तहत। ब्रिक्स का रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल भी है जो कि प्रमोट करता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन साइबर थ्रेट से रिलेटेड अमॉन्ग देयर सेंट्रल बैंक। अब हम रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं ब्रिक्स से रिलेटेड। फर्स्ट मीटिंग हुई है ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप की इकोनॉमिक ट्रेड और ट्रेड इशू से रिलेटेड। जो ये मीटिंग है ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशूज़, जिसको CGETI बोलते हैं, ये हेल्ड हुई है अंडर इंडियाज़ चेयरमैनशिप। इस ब्रिक्स की थीम थी ब्रिक्स एट 15, जो इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये प्रेजेंट करता है कैलेंडर ऑफ इवेंट फॉर द ब्रिक्स CGETI, which included the priorities area for the deliverable schedule and scope of the MSME राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि वर्कशॉप है सर्विस स्टैटिस्टिक के ऊपर और द ब्रिक्स ट्रेड फेयर के ऊपर। जो डिलीवरेबल प्रपोजल है मीटिंग में वो है एक्शन प्लान ऑन द डॉक्यूमेंट स्ट्रेटजी फॉर द ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2025 अडॉप्ट करा गया है ड्यूरिंग रशियन प्रेसिडेंसी इन 2020। जो ब्रिक्स है वो कॉपरेट करता है मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम पर भी, इंक्लूडिंग कॉपरेशन फॉर द ट्रिप्स वेवर प्रपोजल जो कि WTO में हुआ था। जो फ्रेमवर्क है भी एस्टेब्लिश करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड ई-कॉमर्स में। नॉन टैरिफ मेजर्स भी है, रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म भी है, फाइटोसैनिटरी एंड सैनिटरी वर्किंग मैकेनिज़्म भी है,
कॉपरेशन करता है प्रोटेक्शन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज एंड ब्रिक्स फ्रेमवर्क, ताकि कॉपरेशन हो सके प्रोफेशनल सर्विसेज पे। फिफ्थ हमारा जो टॉपिक होगा वो है 17th एशियन इंडिया समिट के बारे में। जो 17th एशियन इंडिया समिट है वो हेल्ड हुई है वर्चुअली। जैसे कि आपको पता ही सारी जो समिट है आजकल वर्चुअली ही हेड हो रही है। और जो की हाइलाइट्स थे उसके समिट के वो है, इंडिया ने अनाउंस करा है कंट्रीब्यूशन का $1 मिलियन कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड में। जो बहुत इंडिया एंड एशियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने अडॉप्ट किया है एशियन इंडिया प्लान ऑफ एक्शन फॉर 2021 टू 2025 तक। जो ये न्यू प्लान ऑफ एक्शंस है ये बिल्ड अपॉन द अचीवमेंट जो कि मेड करे गए थे प्रीवियस POA प्लान ऑफ एक्शंस में, जो कि 2010 से लेकर 15 तक था और एक था 2016 से लेकर 20 तक। ये थर्ड प्लान ऑफ एक्शन है। ये गाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एशियन इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। जो प्लान ऑफ एक्शंस है ये इल्यूसिडेट करता है फ्यूचर स्ट्रेटजी को, पॉसिबल एंगेजमेंट हो सकती है पॉलिटिकल कोऑपरेशन, मैरीटाइम, ट्रांसनेशनल क्राइम में, काउंटर टेररिज्म में, ट्रेड इन्वेस्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, टूरिज्म में, साइंस में, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में एंड क्लाइमेट चेंज में। इंडिया ने रीइटरेट करा है अपने ऑफ़र को ताकि वो $1 का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर सके, जो कि सपोर्ट करेगा एशियन कनेक्टिविटी को फॉर ग्रेटर फिजिकल एंड डिजिटल कनेक्टिविटी बिटवीन बोथ ऑफ द रीजन्स। जो बोथ साइड्स हैं ऑल्सो डिस्कस्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्कोप ऑफ द रिव्यू, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ताकि उसको यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सके, सिंपल बनाया जा सके और ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए, बिजनेस के लिए उसको अडॉप्ट करा जा सके। अब हम एशियान के बारे में देख लेते हैं। जो एसोसिएशन फॉर द साउथ ईस्ट एशियान नेशन, ये आप देख सकते हैं जो कंट्रीज़ एशियान के मेंबर हैं वो है म्यांमार, थाईलैंड यहाँ पे सिचुएटेड है, और लाओस, ये है कंबोडिया, ये है वियतनाम, और मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड ब्रूनी एंड फिलीपींस, ये कंट्रीज़ मेंबर हैं एशियान के। अब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में देख लेते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ इसमें मेंबर हैं। ब्रूनी है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है एंड वियतनाम है। ये प्रमोट करता है इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन, फैसिलिटेट करता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल और सोशो कल्चर इंटीग्रेशन को अमॉन्ग इट्स मेंबर एंड अदर कंट्रीज़। इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है एशियान का, जो कि बना था 2012 में। आफ्टर प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द अर्लीस्ट रूस्ट ऑफ द सेक्टरल पार्टनर बना था 1992 में, डायलॉग पार्टनर बना था 1996 में, समिट लेवल पार्टनर बना था 2002 में, और अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है 2012 में। इंडिया और एशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखा जाए तो एक न्यू मोमेंटम पकड़ लिया है जब इंडिया ने अनाउंस करा था अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को 12th समिट के दौरान 2014 में। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो एक गाइडिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ताकि वे एशियन और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके, और रिकॉग्नाइज करता है कनेक्टिविटी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस, और इंक्लूड करता है फिजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी इन द रीजन। इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन है एशियन कंट्रीज़ के साथ, स्पैनिंग गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट में। और 2013 में जो इंडिया है वो थर्ड डायलॉग पार्टनर बन चुका था एशियान का, टू इनिशिएट एन एशियन कनेक्टिविटी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी इंडिया मीटिंग। हमारा जो 7th टॉपिक होगा वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से रिलेटेड होगा और उसका रिलेशन इंडिया के साथ क्या है। जो 15th एशिया पैसिफिक नेशंस है उन्होंने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को साइन कर दिया है, और इंडिया ने चूज़ करा है कि वो ऑप्ट आउट रहें ट्रेड एग्रीमेंट से। जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि साइन किया गया है बिटवीन 15 कंट्रीज़। इसमें 10 एशियन कंट्रीज़ हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इंक्लूडेड है।
सकते हैं आप। एशियन कंट्री हम ऊपर बात कर चुके हैं, जब हमने ऊपर वाला टॉपिक पढ़ा हुआ था। अब हम जो 5 कंट्रीज़ हैं वो है चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जो कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक क्रिएट करती हैं, जो कि 2.2 बिलियन पॉपुलेशन को कवर करता है और ये 30% वर्ल्ड इकनॉमी का कंट्रीब्यूट करता है। जो RCEP है वो फर्स्ट प्रपोज किया गया था 19th एशियन समिट के दौरान 2011 में, जो इसका एम था ताकि हम कंसोलिडेट कर सकें मार्केट को एशियन कंट्रीज़ के और उसके ट्रेड पार्टनर हैं उनके। इंडिया जो RCEP का नेगोशिएशन का पार्ट था, बट इंडिया ने ड्रॉप आउट कर दिया नवंबर 2019 को, क्योंकि उसके कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे जो कि अनरिजॉल्व हैं। ऑल्दो इंडिया हैज़ बीन गिवन ऑप्शन कि वह इसे ज्वाइन कर सके लेटर। हमारा 7th टॉपिक होगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। अभी पाकिस्तान को री इलेक्ट कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, डिस्पाइट अपोजिशन एक्टिविस्ट ग्रुप से, क्योंकि उसके एबिसिमल ह्यूमन राइट रिकॉर्ड थे। तो अब हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। ये इस्टेब्लिश की गई थी 2006 में बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। रेजोल्यूशन था 60/251 का। एक प्रिंसिपल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम, जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट के अक्रॉस द ग्लोब and for addressing and taking action on a human right violation across the globe. Human Right Council रिप्लेस करती है फॉर्मर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। ये काउंसिल है, ये 47 मेंबर स्टेट हैं इसमें, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बाय सिंपल मेजॉरिटी। ये सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू होता है। जो मेंबर ऑफ काउंसिल है 3 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट होती है और 1/3 मेंबर को रिन्यू किया जाता है ईच ईयर। अब हम ह्यूमन राइट के बारे में देख लेते हैं। ह्यूमन राइट्स एक राइट होते हैं जो कि सिंपली एक राइट होते हैं, वो दिए जाते हैं क्योंकि वे एग्जिस्ट करते हैं एज ए ह्यूमन राइट। दे आर नॉट गारंटेड बाय द स्टेट। ये एक यूनिवर्सल राइट होते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, सेक्स, नेशनल और एथनिक ओरिजिन, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज और एनी अदर स्टेटस। ये रेंज करते हैं फ्रॉम मोस्ट फंडामेंटल द राइट टू लाइफ से लेकर टू दोज, ताकि हम एक सिस्टमेटिक वर्थ लिविंग जी सके। हमें राइट टू फूड हो, एजुकेशन हो हमारे पास, वर्क हो हमारे पास, हेल्थ हो हमारे पास और लिबर्टी हो। यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है वो अडॉप्ट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1948 में। ये एक फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट को यूनिवर्सली प्रोटेक्ट करता है। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 2 कॉन्वेनेंट है इसके, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट फॉर द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट एंड इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड द कल्चरल राइट, जो कि इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट को क्रिएट करता है। 4 की फ्यूचर्स हैं यूनिवर्सलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इनएलिएनेबल, इंडिविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट। जो काउंसिल मेंबरशिप होती है इसमें वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जोग्राफिकल बेसिस पे होती है। इसमें 13 अफ्रीकन स्टेट से सेलेक्ट किए जाते हैं, 13 एशिया पैसिफिक स्टेट से, 8 लैटिन अमेरिकन स्टेट से, कैरेबियन स्टेट से, 7 वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट से और 6 यूरोपियन ईस्टर्न स्टेट से। जो सभी यूनाइटेड नेशन मेंबर है वो एलिजिबल हैं सीट के लिए काउंसिल में। 117 कंट्रीज़ अभी तक सर्व कर चुकी हैं काउंसिल मेंबर, जो कि रिफ्लेक्ट करती है यूनाइटेड नेशन डाइवर्सिटी, ताकि वो स्पीक कर सके ह्यूमन राइट वायलेशन में इन ऑल कंट्रीज़। ये 3 रेगुलर सेशन पर ईयर कैरी करते हैं और एटलीस्ट 10 वीक्स का होता है टोटल। और ये स्पेशल सेशन भी कॉल कर सकते हैं अगर कोई अर्जेंट नीड हो, सिचुएशन ऐसी हो। जिसके डिसीज़न होते हैं, रिकमेंडेशन, रेजोल्यूशन होते हैं, वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। ये सब्सिडायरी के रूप में काम करता है जनरल असेंबली। ये रिपोर्ट करता है डायरेक्टली टू द असेंबलीज 193 मेंबर्स। ये रिसीव करता है सब्सटेंटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट। ये ऑफिस है विद इन UN सेक्रेटरीट। 2018 में US ने पुल आउट कर लिया था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, ये कहकर कि ये पॉलिटिकल बाइस है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये मेक्स अ मॉकरी ऑफ अ ह्यूमन राइट। अब हम
यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट पढ़ते हैं। ये डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट में, जो कि मैंडेट करता है, प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है, ताकि इंजॉयमेंट एंड फुल रियलाइजेशन हो सके बाय ऑल पीपल, जो कि राइट इस्टेब्लिश हुए हैं चार्टर में यूनाइटेड नेशन के और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉज और ट्रीटी में। ये मैंडेट इंक्लूड करता है जैसे कि प्रिवेंट करना चाहता है ह्यूमन राइट वायलेशन को, सिक्योर करना चाहता है ह्यूमन राइट, रिस्पेक्ट देना चाहता है ह्यूमन राइट्स को, प्रमोट करना चाहता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, और कोऑर्डिनेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को यूनाइटेड नेशन में, और स्ट्रेंथन और स्ट्रीमलाइन करना चाहता है यूनाइटेड नेशन सिस्टम को इन अ फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। इस एडिशन में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वे इंटीग्रेट कर सके ह्यूमन राइट अप्रोच को विद इन ऑल वर्क कैरिड आउट बाय द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड है। रिसेंटली जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने ऑथराइज्ड करा है इकोनॉमिक सैंक्शन अगेंस्ट ऑफिशियल ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जो कि एलिज्ड वॉर क्राइम्स है यूएस फोर्सेस ने करे हैं और उनकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने करा है अफ़गानिस्तान में 2003 से। अब हम आईसीसी के बारे में देखा जाए, ये एक परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके, प्रोसिक्यूट कर सके एंड ट्राई कर सके उन इंडिविजुअल्स को जो कि एक्यूज्ड है मोस्ट सीरियस क्राइम से, जो कि कंसर्न है एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। और ये क्राइम हो सकते हैं जेनोसाइड से रिलेटेड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम और एग्रेशन से रिलेटेड। ये इस्टेब्लिश की गई थी रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 1998 में। ये कोर्ट है जो कि जुरिस्डिक्शन है ओनली ओवर क्राइम्स जो कि 1 जुलाई 2002 के बाद हुए हैं, क्योंकि जो रोम स्टैट्यूट है वो तभी एंटर हुआ है फोर्स में। और इसके 123 कंट्रीज़ पार्टी है रोम स्टैट्यूट्स के, जो कि कंट्रीज़ जिन्होंने कभी साइन ही नहीं की इस ट्रीटी को वो है इंडिया, चाइना, इराक, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, टर्की। और जो कंट्री जिन्होंने रेटिफाई नहीं करी है बट साइन करी है रोम स्टैट्यूट, जो कि वो इंक्लूड है इजिप्ट, ईरान, इज़राइल, रशिया, यूनाइटेड स्टेट एक्सेट्रा। याद करिए, इंडिया ने ना ही कभी इसको साइन करा है और ना ही इसको रेटिफाई करा है। जो ब्रूंडी एंड फिलीपींस हैं उन्होंने ज्वाइन करी गई थी बट उन्होंने लेटर इसको विड्रॉ कर लिया। याद रखिए, जो आईसीसी है वो रिप्लेस नहीं करती नेशनल क्रिमिनल सिस्टम को बट उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। जो केसेस जो इस कोर्ट के पास आते हैं वो फॉलोइंग वेज में आते हैं, जैसे कि मेंबर कंट्री रेफ़र कर सकती है सिचुएशन विद इन ओवर टेरिटरी टू द कोर्ट, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये रेफ़र कर सकती है सिचुएशन को, और प्रोसिक्यूटर है वो उसको इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे लॉन्च कर सकता है मेंबर स्टेट में अपने खुद के इनिशिएटिव से। नेक्स्ट हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। याद रखिए, जो अभी हमने पढ़ा था वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पढ़ा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में नहीं। अब अगर हम ईयर के इस्टेब्लिशमेंट देखे जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो अभी न्यूली फॉर्म हुआ 2002 में। यूनाइटेड नेशन रिलेशनशिप के बारे में देखा जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक ऑफिशियल कोर्ट है यूनाइटेड नेशन का जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं। और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है, वो रिसीव कर सकते हैं केस फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इनिशिएट भी कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन विदाउट यूनाइटेड नेशन एक्शन और उसके रेफरल के बिना। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी जो लोकेशन है वो है पीस पैलेस में, हैग में। और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसकी भी लोकेशन है हेग, नीदरलैंड में। जो जरिस्टिक्शन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की यूएन के मेंबर स्टेट हैं, उनकी नेशनल गवर्नमेंट है। क्रिमिनल कोर्ट में इंडिविजुअल हो सकते हैं, टाइप ऑफ केसेस देखें तो कंटेंशियस बिटवीन पार्टीज़ और एडवाइजरी ओपिनियन हो सकते हैं। और जो क्रिमिनल कोर्ट में है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकते हैं इंडिविजुअल के। सब्जेक्ट मैटर देखा जाए
तो सॉवरेनिटी, बाउंड्री डिस्प्यूट, मैरिटाइम डिस्प्यूट, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर डिस्प्यूट, ह्यूमन राइट्स, ट्रीटी वायलेशन, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन एंड मोर। तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उनके इश्यूज़ होते हैं जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम से लेकर क्राइम ऑफ एग्रेशन। जो ऑथराइज्ड लीगल मैकेनिज़्म होता है, जो स्टेट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो स्टेट है जो कि रेटिफाई करती है यूएन चार्टर को, वो उसके पार्टी बन जाती है अकॉर्डिंग टू द आईसीजे स्टेटस अंडर आर्टिकल 1 और नो यूनाइटेड मेंबर्स भी बन सकती हैं उसके पार्टी बाय रेटिफाइंग द आईसीजे स्टेटस। इस स्टेटस को कंसेंट प्रोवाइड करना चाहिए कंटेंशियस इश्यूज से रिलेटेड बाय एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट और डिक्लेरेशन और ट्रीटी क्लॉज। आईसीसी क्रिमिनल कोर्ट के बारे में देखा जाए तो इसमें रॉम स्टैट्यूट है और इंडिया इसमें साइन नहीं करा है इस रॉम स्टैट्यूट को। और अपील देखा जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो डिसीज़न है वो एक कॉन्टेशियस केस के ऊपर बाइंडिंग होगा पार्टीज़ के ऊपर। अगर स्टेट फेल कर देती है कंप्लाई करने से जजमेंट को, तो इशू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे लेके जाएंगे और उनकी अथॉरिटी है जो रिव्यू कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है, डिसाइड कर सकती है उनके इन्फोर्समेंट के लिए। जो आईसीसी है उसके अपील चैम्बर है आर्टिकल 80 में जो रॉम स्टैट्यूट है वो अलाउ करता है रिटेंशन ऑफ एन इक्वेटेड डिफेंडेंट पेंडिंग अपील। सो ये हमारे टॉपिक 7.8 तक कवर हो सकते हैं। हम फर्दर टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू सो मच।